भाषा कक्षा की अध्यापिका है जो अंग्रेजी में किसी कहानी को सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा में सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? मतलब एक शिक्षिका है जो किसी भी कहानी कविता को क्या करती है, अंग्रेजी में पढ़ाती है और वहाँ पे उपस्थित जितने भी छात्र हैं उनसे कहती है कि इस अंग्रेजी में सुनाए गए कहानी को या कविता को अपने समूह में, अपने छात्रों के समूह में अपनी भाषा में बताए। यानी अपने भाषा में, सुन तो रहा है अंग्रेजी में लेकिन अपनी भाषा में बताए। और फिर कह रहा है कि शिक्षण सूत्री युक्ति का किस रूप में जाना जाता है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है यहाँ पे बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का मतलब होता है अलग अलग भाषा के लोग। भाषा अर्जन यानी कोई सिखा रहा है, ठीक है, उससे सीखना अधिगम हो गया। और भाषा अर्जन जो होता है स्वतः ही हो जाता है, कहीं से भी सीख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। यहाँ पे करा कि पर भाषा व्यवहार। पर भाषा व्यवहार का मतलब होता है दूसरे से सीख कर तीसरे को बताना, ठीक है। और बहुभाषिकता नीति, नीति की बात नहीं हुआ है। इस आधार पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जो पहले का राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। किसी भाषा को सीखना और सीख कर दूसरे को बताना, ये परभाषा के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न और भी अच्छा है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। दूसरा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों यानी पैर्स में कार्य करवाने, यानी जोड़ियों मतलब समूह में कार्य कराने की गतिविधि करवा रही है। याद रखिए गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्य कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार जो है पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार जो है उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरे वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार जो है उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार की कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी पर अपने, मूल मतलब होता है जो उपयुक्त कहानी है। मूल का मतलब होता है जिस पे फोकस किया हो, अपने लिखे हुए तुलना करते हैं। यानी दोनों अपने में तुलना करते हैं कि कौन बेहतर लिखा। इस गतिविधि में क्या कहेंगे? तो पहला कह रहा है यहाँ पे हमारा, देखिए पहला तो हमारा ये कह रहा है कि वाक्य सूत्र यानी वाक्य को सुनकर लिखना, याद रखिएगा। और कह रहा है पारस्परिक सुरलेख यानी बारी बारी से सुनकर लिखना की बात कर रहा है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है पारस्परिक लेखन। लेखन तो नहीं है, याद रखिएगा। श्रुत लेख मतलब सुनकर लिख रही हैं, एक बोल रही है तो दूसरा सुन रही है, तो ये गलत है। वाक्य श्रुत लेख, वाक्य सूत्र लेख नहीं, वाक्य को सुनकर एक ही लिखेगा लेकिन यहाँ पे दोनों बारी की बारी लिख रहे हैं, तो ये भी गलत है। और पारस्परिक श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना, तो पारस्परिक का मतलब होता है यानी दोनों, यानी अंतर क्रिया के अंतर्गत क्या है कि सुनना, तो ये तो हमारा गलत है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पारस्परिक। यहाँ पे श्रुत लेख यानी पारस्परिक का मतलब होता है एक ने सुना दूसरे ने लिखा सुनकर, ठीक है। तो इस तरीके से मूल रूप पे अपने पहुंचते हैं। तो इस आधार पे जितने लोगों का यहाँ पे आया है दूसरा एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न तो और भी बेहतर कह रहा है कि यहाँ पे कि वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन, याद रखिएगा, दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। मतलब वह कौन सी भाषा है जो हम रोज प्रयोग करते हैं, दिन प्रतिदिन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि और उसमें एक वाक्य और जोड़ दिया है, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे से सीखना। तो पहला करा है संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, दूसरा करा है कि अंतर्व्यक्ति भाषा निपुणता, तीसरा करा है कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता क्लैप, और यहाँ पे चौथा करा है बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल ब्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के किसके साथ जाएगा? देखिए याद रखिएगा यहाँ पे कर रहा है दिन के प्रतिदिन की बात कर रहा है, प्रयोग करने की बात कर रहा है, आमने सामने अंतर क्रिया यानी हमेशा नहीं, जब किसी के सामने व्यक्ति हो तब उसकी बात कर रहा है। तो संप्रेषणात्मक भाषा कौशल तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अंतर व्यक्तित्व भाषा, अंतर व्यक्तित्व भाषा का मतलब होता है खुद की भाषा का प्रयोग करना, ये भी गलत है। यहाँ पे संज्ञानात्मक अकादमिक, अकादमिक का मतलब होता है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं उसी की केवल बात करेंगे, तो ये तो गलत है। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया यहाँ पे चौथा बुनियादी अंतर्व्यक्ति। बुनियादी अंतर्व्यक्ति का मतलब होता है रोज के कार्यों में जो लगे रहना। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे का चौथा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जितने लोगों का चौथा है एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। क्या कह रहा है कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापका एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए कर देती है
और कहती है कि सत्ता, न्याय, दृष्टिकोण, इस वाक्य सामग्री का अर्थ व विचारों का चर्चा करें। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को यहाँ पे किसका विकास करने की चेष्टा करें। मतलब एक मिडिल का मतलब होता है छोटी कक्षाओं में, ठीक है। अध्यापकों को करने के लिए पाठ्य पुस्तक का सामग्री देती है, जिसमें कुछ कहानी का पठन करने के लिए कहती है, यानी एक कहानी है उसको पढ़ने के लिए कहती है। और सत्ता, न्याय जैसे दृष्टिकोण उस पाठ्य सामग्री में उपस्थित है, उसका अर्थ विचार चर्चा करो, ठीक है। तो पहला हमारा कह रहा है समालोचनात्मक, यहाँ पे विकास। दूसरा कह रहा है उच्च स्तरीय भाषा कौशल। तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे कि समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। और चौथा कह रहा है हमारा समालोचनात्मक शिक्षण, ठीक है। तो चौथे का एकदम राइट करेक्ट आंसर आप लोग दीजिएगा। देखिए समालोचनात्मक मतलब समान रूप से किसी भाषा का आलोचना करना, ये भाषा विकास के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा कौशल भी नहीं है, ये उच्च स्तरीय भाषा कौशल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माध्यम यानी पढ़कर सुनने और उस पर विचार करने की बात कर रहा है। तो समालोचनात्मक साक्षरता का मतलब होता है उस पर क्या है, ज्ञान देना, उसके बारे में जानकारी देना, ठीक है। कहानी के माध्यम से उसको बता रही है क्या न्याय है, क्या गलत दंड देना है, किसके सजा देना है, ये सब के बारे में बात बता रही है। तो ये तो हमारा राइट आंसर जाएगा, किसके साथ जाएगा याद रखिएगा, तीसरे के साथ जाएगा। समालोचनात्मक समान रूप से किसी चीज के बारे में ज्ञान दे रही है, ठीक है। तो राइट आंसर कितने लोगों का जो आया है यहाँ पे तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न ये कर रहा है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ, यानी देखिए प्रश्न पढ़ने का अर्थ समझने का कोशिश करिए। कह रहा कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक भी है और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिका के रूप में है, साथ में सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन कर रहे हैं। मतलब एक शिक्षण प्रक्रिया चल रही है जिसमें एक अध्यापक है और 4 बच्चे हैं और विभिन्न प्रकार की जो भूमिकाएं हैं उसके साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन कर रहे हैं, एक दूसरे से उस पर चर्चा कर रहे हैं। पाठ वस्तु और विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है। परिणाम स्वरूप पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, याद रखेगा। एक अध्यापक है और 4 बालक हैं, किसी चीज पे क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है ZPD, जोन ऑफ फ्लेक्सिलेबल। तो इसके अंतर्गत क्या उसके परिणाम पठन बोध में सुधार आता है, इस विधि का क्या कहेंगे। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, हमारा पहला कह रहा है रचनात्मक उपागम, दूसरा कह रहा है मॉडल पठन, और तीसरा कह रहा है कि व्याकरण विधि, और चौथा कह रहा है हमारा पारस्परिक शिक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि एक शिक्षक है और यहाँ पे 4 बच्चे हैं और सहयोग के माध्यम से उसे सीख रहे हैं। तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया, सृजित कर रहे हैं, लेकिन इससे पठन बोध में सुधार होता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे, तो इस विधि को हम कहेंगे यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण, क्योंकि यहाँ पे मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न तो और भी लाजवाब है। यहाँ पे देखिए क्या करा छठा प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। मतलब जो भी शिक्षण कार्य है उपचारात्मक, यानी किसी को क्या शिक्षा देनी है, किस प्रकार से देनी है, क्या कठिनाई उसमें उस शिक्षा का प्रयोग करना, उसे क्या कहा जाता है। तो पहला देखिए हमारा क्या कह रहा है कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्ति में समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। तो यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, तो ये तो क्या है, ये तो शिक्षार्थियों के लिए ही है। तो पहला ऑप्शन तो हमें सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए है जो भाषा की परीक्षा में अंक लाना चाहते हैं। देखिए अंक लाना और बांटना ये तो गलत है। नेक्स्ट कर रहा है उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देना, कुछ आयामों पर नहीं सभी आयामों पर ध्यान देना, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने के लिए विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण सुधार, देखिए अपने के लिए नहीं है, यहाँ पे शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के लिए है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जितने लोगों का पहला आया है याद रखिएगा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। पहला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। सातवां प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है कि भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सी कथन सही नहीं है। नहीं की बात किया, याद रखिएगा नहीं की बात किया है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, याद रखिएगा भारतीय भाषाओं का अध्ययन की बात किया है। तो ये तो हमारा गलत है। यहाँ पे दूसरा करा है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, ये भी गलत है। यहाँ पे कह रहा है तीसरा कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना है, यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे
जो 2020 शिक्षा नीति आई है, जो नेप आई है, उसके अंतर्गत ये आता है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन कराना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, अपने शास्त्रों का। तो यहाँ पे हमारा चौथा करा है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा और घर की भाषा, मातृभाषा और घर की भाषा एक ही होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। जितने लोगों का यहाँ पे आया है तीसरा, 7वें का तीसरा आया है, एकदम राइट आंसर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन है। 8वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे द्वारा बोली जा रही मलयालम में थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में कहेंगे? यानी एक ही गांव है, मान लीजिए एक ही गांव है, एक गांव है और उसमें 2 लोग हैं, ठीक है, और दोनों लोग वही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव है। क्या है? बदलाव है, थोड़ा थोड़ा बदलाव है इसमें। तो याद रखिएगा, बोली जाने वाली मलयालम थोड़ी थोड़ी भिन्न है, यानी अलग अलग थोड़ा थोड़ा है। उस समुदाय में बोली जाने वाली मलयालम किस रूप में जानी जाएगी? तो थोड़ा थोड़ा बदलाव है, तो उसे क्या कहेंगे? मलयालम की सामाजिक बोली। दूसरा करा ये 2 भिन्न भिन्न भाषाएं। तीसरा मलयालम के 2 प्रकार, और चौथा करा है कि मलयालम की क्षेत्रीय बोली। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मलयालम की ये सामाजिक बोली के अंतर्गत आएगी, क्योंकि समाज में जो लोग रहते हैं, तो समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं, संस्कृत होती हैं, यानी सांस्कृतिक होती हैं, उनकी भाषा होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। ना तो भिन्न भिन्न भाषाएं होंगी, क्योंकि दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा का मतलब है समाज में अगर कोई मिल गया तो उसके अनुरूप वो बोल रहे हैं। मलयालम 2 प्रकार के होते हैं, गलत है। मलयालम के क्षेत्रीय भाषा नहीं है, सामाजिक भाषा है, सामाजिक बोली है, भाषा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे पहला आया है 8वें का, एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। देखिए 9वां प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? याद रखिएगा, जब भी प्रश्न सॉल्व करिएगा तो नहीं और हाँ का जरूर याद रखिएगा। अगर नेगेटिव पूछा है तो आप ऑप्शन में पॉजिटिव शब्द खोजेंगे, और पॉजिटिव पूछा तो नेगेटिव जितने भी रहेंगे छाट लीजिएगा तो पॉजिटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव जितने भी रहेंगे छाट लीजिएगा तो नेगेटिव मिल जाएंगे। यही एक तरीका है अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो। यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है? पहला हमारा कह रहा है कि भाषा व्याकरण, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो व्याकरण अधिगम के लिए पठन। दूसरा कह रहा है कि आनंद के लिए पठन। तो ये ऐसे शब्द जहां पर आए काट दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है तीसरा, सराहना बोध के लिए पठन। जहां पर भी पठन के लिए आए, रटने के लिए आए, यहाँ पे सराहना की बात करने की बात आए, ये सब गलत होंगे। और यहाँ पे चौथा हमारा कह रहा है कि बहिर्वेशन यानी एक्स्ट्रावेशन के लिए पठन करना, यानी अलग से किसी चीज़ के पढ़ाई के लिए की बात कर रहा है, तो ये भी आपका गलत है। अगर ये तीनों भी हमारा गलत हो गया तो बचा कौन सा? हमारा पहला बचा, यानी व्याकरण अधिगम का पठन कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो कौन सा होगा विस्तृत पठन के लिए? तो हमारा राइट आंसर होगा पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न करा है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है, मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। दूसरा करा है मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। त्रिभाषा का मतलब होता है, सूत्र का मतलब होता है किसी अलग अलग भाषाओं को जानना। और यहाँ पे चौथा करा है अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा का प्रथम भाषा के रूप में। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा, यहाँ पे जो त्रिभाषा के अंतर्गत आता है वो आता है हमारा मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा। याद रखिएगा, जो अपने माँ बाप की भाषा होती है, अपने परिवार की भाषा होती है, एक हो गया घर की भाषा हो गया, और दूसरा हुआ क्षेत्रीय भाषा, यानी आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जितने लोगों का यहाँ पे आया है हमारा यहाँ पे तीसरा एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुण धर्म की निपुणता को आवश्यक रूप में तरह अनुशंसित करती है? तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, व्याकरण अनुवाद विधि। दूसरा कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तीसरा करा श्रव्य भाषा, और चौथा कह रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का कौन सा जाएगा? याद रखिएगा, यहाँ पे आप छोटी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं तो व्याकरण अनुवाद विधि 6 से 8 तक के बालकों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दूसरा करा है कुल भौतिक प्रक्रिया, ये भी 6 से 8 तक के बालकों का प्रयोग करेंगे। श्रव्य भाषावाद का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। संप्रेषणात्मक भाषा कौशल नहीं होगा, निपुणता यहाँ पे गुणधर्म की बात किया है, तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे आया श्रव्य दृश्य भाषावाद वो एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां कह रहा है घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, व्याकरण तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना। और दूसरा कह रहा है व्याकरणीय तत्व और कैसे कार्य किए जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना। और यहाँ पे चौथा कह रहा है व्याकरण तत्वों के बारे में जानना। तो याद रखिएगा,
यहाँ पे घोषणात्मक की बात कर रहा है तो राइट आंसर यहाँ पे व्याकरण तत्वों के बारे में जानना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे चौथा है एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न देखिए कह रहा है परभाषा व्यवहार। आगे ही आपने पढ़ा था परभाषा व्यवहार ऑप्शन में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन कर रहा है कि कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया। और याद रखिएगा, और हमारा दूसरा कह रहा है कि विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, मुद्दे पर शिक्षा नीति। देखिए मुद्दा शिक्षा नीति गलत होगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भाषाओं के शिक्षण अध्ययन के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने संबंधित, ये भी गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है भाषा किस तरह से एक समय अवधि के लिए अनुरूप बदली जा सकती है, बदली नहीं जा सकती, ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे बचा हमारा पहला। तो 13वें का पहला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, शास्त्रीय भाषा प्रक्रिया होगी। और 14वें पे आगे बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न पे 14वां प्रश्न हमारा ये करा है कि नीचे दिए गए कथनों में पढ़ें, पता करें कि ये प्रश्न किस प्रारूप यानी टाइपोलॉजी का है। यहाँ पे पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है कि छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद अपने उनके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। और यहाँ पे कह रहा है आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे, लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना। तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है कि पाठ का विस्तार रूप करने वाला प्रश्न, दूसरा कह रहा है कि विमर्श संबंधित प्रश्न, तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे अभिव्यक्ति परक प्रश्न, और चौथा कह रहा है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वें का कौन सा जाएगा, याद रखिएगा। आप उसके बारे में वो अपने क्या करिए, छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाई, यानी एक बालिका है वो कहानी पढ़ रही है, आपने उसकी दुखों और कठिनाइयों को सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को किस प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, विस्तार का मतलब है पूरे रूप से उसे समझाने की बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। देखिए 15वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। 15वां प्रश्न ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने के बाद कम से कम 2 भाषाएं सीख लेते हैं, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि सभी बच्चे अपने विद्यालय भाषा शिक्षा मातृभाषा की घर की भाषा शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने के बाद कम से कम 2 भाषाएं जान लेते हैं, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है हमारा सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी, ये गलत है, ये तीसरा गलत है। सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा, ये भी गलत है, पहले आपके घर की भाषा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला भी गलत है हमारा। तो राइट आंसर सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा मातृभाषा के घर की भाषा शुरू करते हैं। याद रखिएगा, जब विद्यालय में बालक प्रवेश करता है तो पहले मातृभाषा से ही प्रयोग करता है, पहले देखेंगे कि वो बालक अपने मातृभाषा का ही प्रयोग करके पढ़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा। 16वां प्रश्न ये कर रहा है कि यह एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहां पर विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण के परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यालयों में किसके विकास का प्रयास किया जाना चाहिए। तो पहला हमारा कह रहा है समालोचनात्मक साक्षरता, दूसरा कह रहा है कि साक्षरता विकास, तीसरा कह रहा है समालोचनात्मक विश्लेषण, और चौथा कह रहा है कि प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र। तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का कौन सा जाएगा। देखिए अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे साक्षरता विकास की, साक्षरता विकास हो चुका है, ठीक है, बालक इसलिए क्लास में गया है, तो ये गलत है। समालोचनात्मक विश्लेषण का मतलब होता है बांटना नहीं है। प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, प्रक्रिया के आधार पर शिक्षण शास्त्र नहीं, बालक के अनुरूप शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए। समालोचनात्मक साक्षरता की बात कर रहा है, उसे ज्ञान देने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कक्षा 6 के अध्यापक का शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच प्लेट डिब्बे वाला यहाँ पे परात कक्षा में लेकर आती है। उन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं का क्या करेंगे। तो पहला हमारा क्या कर रहा है कि यहाँ पे खाना पकाने के बर्तन, वास्तविक जीवन के कार्य, यहाँ पे शिक्षण सामग्री, और कह रहा है वास्तविक वस्तुएं। तो राइट आंसर यहाँ पे 17वें का क्या जाएगा। याद रखिएगा, बालक जो होता है खाना पकाने के बर्तन देखा है, ये गलत है। वास्तविक जीवन के कार्य वो तो सही है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि उन वस्तुओं को देखने का, शिक्षण सामग्री नहीं है। याद रखिएगा, वास्तविक वस्तुओं की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। वास्तविक वस्तुएं जो रियलिटी है, जो वहाँ पे बनाए जाते हैं खाना, उसको दिखाकर उसके बारे में बताना चाहती है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे जाएगा। वास्तविक जहाँ पर आए, याद रखिएगा, करके सीखना है, ये सब ऑप्शन आपका सही होगा। तो राइट आंसर 17वें का चौथा होगा। PDF जल्दी आप लोगों को टेलीग्राम और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज कर दीजिएगा, यहाँ पे नंबर दिया गया है। तो 18 सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थियों
शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे? तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, लेखन कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, अध्ययन कौशल, चौथा कर रहा है श्रवण कौशल। तो 18 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए 18 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पर अध्ययन कौशल, क्योंकि सीख रहे हैं बालक, सीख रहे हैं, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। तो पहला हमारा क्या कर रहा है, अधिगम मतलब होता है सीखना, याद रखिएगा। तो पहला सभी कौशल के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त कर लेना, और यहाँ पे दूसरा करा है भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, और तीसरा करा है व्याकरण ज्ञान को मापने के संदर्भ में प्राप्त करना, और चौथा करा है दक्षता को मापन के लिए संदर्भ प्राप्त करना। तो 19वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? याद रखिएगा, यहाँ पे कहा है सभी कौशल के अधिगम न्यूनतम नहीं होगा, तो स्तर को प्राप्त करना गलत है, उच्च स्तर को प्राप्त करना होता है। भाषागत तथ्यों के मापन नहीं है, ये भी गलत है। व्याकरण यहाँ पे करा है व्याकरण ज्ञान को मापने, या व्याकरण का प्रयोग जो होता है 6 से 8 तक के बालकों का होता है, याद रखिएगा, ये भी गलत आपका है। बचा चौथा, तो चौथा हमारा राइट आंसर होगा दक्षता में मापन संदर्भ प्राप्त करता। ठीक है, तो 19वें का राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। देखिए 20वां प्रश्न क्या कर रहा है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए हमारा क्या कर रहा है, सहजता, प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्पित करता है। ये तो एकदम राइट आंसर है, पहला ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर हमारा जो जाएगा पहले के साथ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। 21वां प्रश्न ये कर रहा है कि कक्षा 7 का विद्यार्थी एरन कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जानता है, यानी जो एक कक्षा 7 का विद्यार्थी है वो एलम जो है कन्नड़, मराठी और हिंदी अंग्रेजी 4 भाषाओं को ज्ञान रखता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषा बोलता है। विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापक सभी भाषाएं आपको आती है। इस स्थिति के रूप में आप क्या जानते हैं? तो पहला करा कि कोड से आगे जानना, यहाँ पे करा अंतरभाषा, और यहाँ पे करा है परभाषिक, और चौथा करा है हमारा यहाँ पे कोड जाल। तो राइट आंसर यहाँ पे 21वें का कौन सा जाएगा? देखिए 21वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा परभाषा, क्योंकि वो उससे जानता है। ठीक है, ट्रांसलेटिंग जानता है, यानी दूसरे उसके मित्र जो है, उसके जो आसपास के लोग हैं उसके बारे में जानता है, तो उस भाषाओं को सीख लिया है, 4 भाषाओं को। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पे। 22वां देखिए क्या कर रहा है हमारा, कर रहा है यह एक अकादमिक भाषा का विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। निपुणता से संबंधित बात किया है तो संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, दूसरा करा संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, और तीसरा करा कि अंतर भाषा निपुणता, और चौथा करा है बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल। तो राइट आंसर यहाँ पे 22वें का कौन सा जाएगा? देखिए संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता की बात नहीं किया है, याद रखिएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता क्लैप की बात किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा, दूसरे के साथ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे। 23वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए कक्षा 8 के अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 बच्चों को 2 बार अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वो शिक्षार्थियों को 4-4 समूहों में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई सामग्री का पुनर्लेखन करें जो अकादमिक मूल जैसे हो। गतिविधि आधारित क्या कहेंगे? तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि सामूहिक श्रुतलेख, श्रवणकार, लेखनकार और अनुच्छेदिक श्रुतलेख। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 23वें का। जी 23वें का जो आएगा सामूहिक, यानी सभी लोग एक साथ लिख रहे हैं। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है पहला एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। 24वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एक विशेषता नहीं है? भाषा की एक विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। तो पहला कह रहा है हमारा भाषा यादृच्छिक होता है, दूसरा कह रहा है भाषा स्थिर होता है, तीसरा भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है, और चौथा कह रहा है भाषा एक अर्जित और सीखी हुई व्यवहार है। तो राइट आंसर यहाँ पे 24वें का कौन सा जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा 24वें का, भाषा स्थिर होती है। ठीक है, जो भी आपकी भाषा है वो स्थिर होती है, बदलती नहीं है। आप बदलाव करेंगे तब होगी, ये भाषा आपकी क्रम के साथ चलते जाएंगे। जितनी भाषाएं आप सीखना चाहते हैं सीख लेते हैं, ये स्थिर होती है, ये बदलाव नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि आप लोगों को इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में।
अ और ब कथनों का पर विचार करिए। पहला कह रहा है हमारा, देखिए, अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है जो अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है। ब कह रहा है कि अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण, शब्दावली और भाषा के सभी विषयों पर क्षेत्र विमर्श है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। तो पहला कह रहा है कि अ सही है, दूसरा कह रहा है ब सही है, तीसरा कह रहा है अ व दोनों सही है, चौथा कह रहा है कि अ और ब दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो जल्दी से क्या करिएगा, जो लोग नए अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, जुड़े हैं, लास्ट में जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, याद रखिएगा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बता दें आप लोगों को